यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग मॉडुलस तो सुना होगा फर्स्ट ईयर में, यंग मॉडुलस, यंग गुणांक है, प्रत्यास्था गुणांक में पढ़ा जाता है। ये वही प्राणी है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और किस टर्म को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था? व्यतिकरण। जैसे व्यतिकरण क्या है, इसके बारे में तो थियरी सबको मालूम थी कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ माध्यम में संचरित होंगी जो कि कला संबद्ध हों, समान आवृत्ति की हो, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का, लेकिन संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण सब पढ़ डाले, बट अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि इसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया, यानी प्रयोगों के आधार पर भी तो सिद्ध होना चाहिए। पहले साइंस में क्या होता है, माइंड के अंदर अवधारणा बनती है, कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसका पेपर पे लाते हैं, पेपर पे डिजाइन करते हैं, फिर पेपर के बाद वो लैब में वेरीफाई होता है, और लैब के बाद वो बाई नेचर, प्रकृति में उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या प्रकृति में होने वाली घटना इस नियम के अनुसार हो रही है, और क्या ये नियम प्रकृति घटना की व्याख्या करता है। वहाँ भी अगर टेस्ट में पास होता है तब ये एक यूनिवर्सल लॉ बनता है। ठीक है, तो इस व्यतिकरण को एक्सपेरिमेंटली पहली बार जिसने डिजाइन किया था उस व्यक्ति का नाम है यंग है, और ये 16 से 1800 के बीच की घटना 18वीं शताब्दी की है। इसमें देखो, व्यतिकरण हो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, इसकी शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्त ये है, पहला कि प्रकाश कैसा हो, प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो। कैसा हो? एक वर्णी यानी एक रंग वाला हो। दूसरा, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो। और तीसरी शर्त ये है कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान हो। अगर ये तीन शर्तें हैं तभी प्रकाश का व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा। एक साथ माध्यम में हजारों प्रकाश की तरंगें चलेंगी बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। जैसे यहाँ देखो, एक लाइट जल रही है, एक और लाइट इसके जस्ट सामने हम जला दें तो उन दोनों के अध्यारोपण से जो न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता के लिए बैंड बनेगा वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनके अध्यारोपण से व्यतिकरण होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके लिए प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान नहीं होती। अलग अलग स्रोत रहेगा तो अलग अलग आवृत्ति रहेगी ना। जैसे एक टार्च मैंने लिया, ध्यान देना, टॉर्च की बात करते हैं। एक टार्च ये हो गया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज़ की है, और एक टार्च और ले, उसकी भी आवृत्ति कितनी हो? 50 हर्ट्ज़ हो। ये स्रोत की जो आवृत्ति है इसे वेरीफाई करना बड़ा कठिन काम होता है उस टाइम पे, 18वीं शताब्दी में। आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम जिस आवृत्ति की चाहें उस आवृत्ति की तरंग स्रोत, प्रकाश स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, ऐसा आज हम कर सकते हैं। लेकिन यंग के समय में ऐसा था नहीं, तो एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश स्रोतों का निर्माण करना बहुत जटिल काम था। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि लालटेन ढिबरी यही चलाते थे। तो अब इमेजिन करो कि मोमबत्ती दो हम जलाएं, दो कैंडल ले, एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों कैंडल्स की आवृत्ति क्या समान होगी? ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता था और कभी कभी नहीं होता है। तो ये उस समय की चुनौती थी कि प्रकाश स्रोतों की आवृत्तियाँ समान नहीं होती थी, ना ही वो कला संबद्ध होते थे। ये मेन प्रॉब्लम थी। आज की समस्या ये नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ये कौन सी समस्या है? पुरानी समस्या, 18वीं शताब्दी के आसपास की है। तब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी है, आज जैसी इच्छा वैसे प्रकाश स्रोत का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना आर्टिफिशियल सूर्य बना रहा है, जानते हो ना, उसमें नाभिकीय संलयन की घटना का उपयोग करके सूर्य बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गई है कि अब हम चंद्रमा और सूरज जैसी धारणा बनाने लगे। तो ये प्रकाश स्रोत क्यों नहीं बना सकते? तो जो यंग का एक्सपेरिमेंट है
उसमें यंग ने जिन प्रकाश स्रोतों का उपयोग करके एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया था वो कला संबद्ध नहीं थे और ना ही वो एक आवृत्ति के थे। इस चुनौती को उसने हल करने के लिए क्या किया, एक लिया प्रकाश स्रोत, कुछ भी हो सकता है। इसके पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से समझिएगा। एक प्रकाश स्रोत यहाँ पे लिया गया, लाइट सोर्स। अब ये लाइट सोर्स एक वर्णी हो, कैसा हो, एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब है इसमें से लैम्डा क्या हो, केवल एक ही हो। एक ही होने का मतलब अगर 100 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यहाँ से निकल रहा है तो जितनी प्रकाश तरंगें निकले सब के लिए तरंग दैर्ध्य कितनी हो, 100 एंगस्ट्रॉम ही हो। ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी, या हिंदी में आप जस्ट ऐसे समझने के लिए कह सकते हो किसी एक रंग का, चाहे लाल रंग का हो, चाहे नीले का हो, चाहे पीले का हो। इस एक स्रोत को यंग ने 2 स्रोतों में बदला, क्योंकि व्यतिकरण के लिए कितने स्रोत की आवश्यकता है, 2 प्रकाश स्रोत चाहिए, तभी तो 2 अलग अलग तरंगें होंगी। तो 2 प्रकाश स्रोत अगर हमें चाहिए और उसमें यह भी चाहिए कि प्रकाश स्रोत की आवृत्ति भी समान हो, कला संबद्ध भी हो, तो ऐसा उस टाइम मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ऐसा प्रकाश स्रोत का निर्माण करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इजी वे में कैसे कर सकते हो, अब यंग ने अपना दिमाग लगाया और एक प्रकाश स्रोत लिया। इस एक प्रकाश स्रोत के सामने ऐसे एक स्क्रीन लगाया, पर्दा। अब ये स्क्रीन कौन सा हो सकता है, दफ्ती का टुकड़ा, दफ्ती होती है मोटी वाली ना, उसका टुकड़ा। और इसमें पिन पॉइंट होल किया। पिन पॉइंट समझते हो ना, बहुत ही पतला छिद्र, यानी लगभग 2 मिलीमीटर के आसपास, 1 से 2 मिलीमीटर। वैसे इस डिस्टेंस 2 मिलीमीटर लेते हैं, इसके बीच जो डिस्टेंस यानी जो इसकी वाइड है, चौड़ाई, वो इसने 0.2 मिलीमीटर के आसपास लिया था। बहुत ही पिन पॉइंट होल कर रखा था। अब देखो यहाँ से ढेर सारी प्रकाश तरंगें चलेंगी और ये प्रकाश तरंगें इस पिन पॉइंट होल पर आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो तरंगें इधर उधर टकरा रही हैं वो तो स्क्रीन के आगे नहीं जा पाएंगी, लेकिन जो तरंगें इस पिन पॉइंट होल से होकर जाएंगे वो तरंगें इसके आर पार गुजर जाएंगी। इसमें एक घटना ये है कि ये जो पिन पॉइंट होल है ये एक तरीके से समझ लो तरंगाग्र का कार्य कर रहा है। स्क्रीन, ये स्क्रीन किसके लिए है, तरंगाग्र का। तो ये फर्स्ट स्क्रीन है जो कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार एक नए तरंगाग्र का काम करेगा। इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा जहाँ से द्वितीयक तरंगे निकलेंगी, ठीक है। तो ये जो स्रोत देख रहे हो यहाँ से क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेव्स। अब ये सेकेंडरी वेव आगे जाए, उससे पहले एक और स्क्रीन यहाँ लगा रखा था, ये स्क्रीन 2। स्क्रीन नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह ही देता हूँ, क्या बुरा है। इसके ठीक सामने कुछ दूरी पर 2 होल इसने कर रखे थे ऐसे। अब यहाँ से प्रकाश तरंगे निकलेंगे ऐसे, और ये प्रकाश तरंगे इन दोनों स्रोतों पर एक साथ आके टकराएंगी। इनके लिए डिस्टेंस क्या होगा, एक समान, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं सिमेट्रिक पॉइंट। जो S1 और S2 है, यहाँ पे S1 का मान S2 के क्या है, बराबर है। दोनों की डिस्टेंस यहाँ से बराबर है, इसलिए तरंगों को इन बिंदुओं फर्स्ट और सेकंड तक पहुँचने में समान समय लगता है। एक ही समय पर दोनों तरंगे पहुँचती हैं। ये जो दूसरी स्क्रीन है यह भी नए तरंगाग्र का काम करेगी, नया वेव फ्रंट होगा, और इसका प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और यहाँ से द्वितीयक तरंगे निकलेंगी। इसके ठीक सामने एक और स्क्रीन लगा रखा था ऐसे, यानी एक और दफ्ती का टुकड़ा, जिसे आप फाइनल स्क्रीन कह सकते हो। इस सेकेंड स्क्रीन से और इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस को कैपिटल D कहते हैं, और S1 से S2 के बीच की जो दूरी है S1 S2, ये जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल d कहते हैं। और S1 S2 को क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं।
क्या कहते हैं? स्लिट, अंग्रेजी में स्लिट, हिंदी में छिद्र कहते हैं। ठीक है, होल। तो ये 2 स्लिट प्रयोग किया गया है ना, 2 स्लिट यूज़ किया, इसीलिए इस प्रयोग का नाम क्या है? द्वि स्लिट प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो 2 होल्स यहाँ किया गया है। अब ये दोनों होल से नई तरंगें निकलेंगी, और जो तरंगें निकलेंगी उनकी क्या क्या विशेषता होगी? देखो, एक ही प्रकाश स्रोत की ये तरंगें हैं ना, तो ये दोनों तरंगें समान आवृत्ति की भी होंगी। दूसरा, ये दोनों तरंगें कला संबद्ध भी होंगी, क्योंकि इनका पोजीशनिंग पॉइंट यस से क्या है? ये S1 S2 बराबर है। तो ये सिमेट्रिक है, सममिति है, और सिमेट्रिक होने की वजह से ये तरंगें कैसी हैं? कला संबद्ध भी हैं। तो ये जो तरंग स्रोत S1 S2 है, इसकी आवृत्ति भी समान है, और ये प्रकाश स्रोत कला संबद्ध भी है, और ये प्रकाश स्रोत एक वर्णी भी है। ये तीनों लक्षण इस जुगाड़ से हो जाता है। ये जुगाड़ ही तो है भाई। हमने लाइट सोर्स नहीं बनाया अलग अलग कि एक लाइट सोर्स, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, दोनों एक कला संबद्ध हो, दोनों एक वर्णी हो, और दोनों के दोनों समान आवृत्ति को। ऐसा बनाना तो उस टाइम पे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता। आज ही जी है, लेकिन तब के लिए कठिन था। तो तब उस टाइम पे 2 प्रकाश स्रोत इस तरीके से कैसे बनाया जाए कि वो एक वर्णी, कला संबद्ध और समान आवृत्ति की हो, उसके लिए दिमाग लगाया, और एक ही स्रोत को 2 स्रोतों में इसने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से भी तरंगे निकलेंगी ऐसे, ठीक है, और इस स्रोत से भी तरंगे निकलेंगी ऐसे, ठीक है। अब ये तरंगे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं ना। इनका क्या हो रहा है? व्यतिकरण, अतिव्यापन हो रहा है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसे कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण। तो एक साथ ये तरंगे यहाँ क्या हो रही हैं? अध्यारोपित हो रही हैं। इस अध्यारोपण में कुछ जगह पर श्रृंग और श्रृंग का अध्यारोपण होगा, और कुछ जगह पे श्रृंग और गर्त का। यानी कुछ पॉइंट्स पर समान कला में अध्यारोपण होगा, और कुछ पॉइंट्स पर विपरीत कला में। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स जो है ऐसे, ये समान कला वाले हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, और ये स्क्रीन पर जहाँ जाके पहुँचेगी, अगर ये समान कला की है, समान कला, तो तीव्रता क्या होगी जी? तीव्रता क्या होगी? अधिकतम। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ क्या होगा? समपोषी व्यतिकरण ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा हमें? ब्राइटनेस। तो ये ब्राइट पॉइंट हो गया। ऐसे जो सेंट्रल वाली फ्रिंज होती है ना, केंद्रीय फ्रिंज, ये भी हमेशा क्या होती है? ब्राइट। यहाँ भी आपको आई का मान क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और ये भी होगा कंस्ट्रक्टिव, और कैसी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट बनेगी। इस ब्राइट के बाद आप देखोगे तो क्या बनेगा? डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर बनेगा डार्क, फिर बनेगा ब्राइट, फिर बनेगा उसके बाद डार्क, उसके बाद जिस तरीके से सेंटर के एक साइड में बन रही है फिर पट्टियाँ दिखाई देंगी, वैसे दूसरे साइड में भी बनती है। डार्क, फिर ब्राइट, फिर इसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ठीक है? हाँ, डायरेक्ट S1 S2 से ही स्टार्ट होगा। अब आपके पास 2 प्रकाश स्रोत इन गुणों वाले हो तो उन्हें एक साथ आप माध्यम में एक अंधेरे कमरे में रख दो, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, दीवार पे ही दिखाई दे जाएगा आपको। व्हाट यू टॉकिंग? यस। तो यहाँ पे देखो, ये स्क्रीन समझ में आ रही है।
ये जो पैटर्न बना हुआ ना, ये जो पैटर्न बना इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। और जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है इसे व्यतिकरण, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो बन रही है पट्टियाँ, इन पट्टियों को क्या बोलते हैं? ये पट्टियाँ कहलाती है फ्रिंजे। इन पट्टियों को क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। और फ्रिंज में कोई ब्राइट है, कोई डार्क है, कोई ब्राइट है, कोई डार्क है, कोई ब्राइट है, कोई डार्क है, कोई ब्राइट है, कोई डार्क है। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। देखो एकांतर क्रम से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरीके से पट्टियाँ बनती हैं। इन पट्टियों को क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। और यंग के इस एक्सपेरिमेंट में हमें इन फ्रिंजों की स्थिति सीखनी है कि दीप्त फ्रिंज कहाँ पे है, आदित्य फ्रिंज कहाँ पे है, और बहुत सारी घटनाएं इसमें सीखना है। तो ये टोटल यंग का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें एक विशेषता क्या क्या होगी कि ये पट्टियाँ एकांतर क्रम से होंगी, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, एकांतर क्रम से। दूसरा, इस केंद्रीय फ्रिंज के ऊपर अगर 100 पट्टी बनेगी तो केंद्रीय फ्रिंज के नीचे डायरेक्शन में भी कितनी पट्टियाँ बनेंगी? 100 ही बनेंगी, यानी दोनों सिमेट्रिक होते हैं। इसके बाद में इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो ब्राइट, चाहे वो दीप्त हो या अदीप्त, इसकी चौड़ाई सदा समान होगी। यानी जो वाइट है चौड़ाई वो होती है डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, और ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये इस चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। आप भी इसे बना लीजिए, तब इसके बाद इसकी स्पेशल व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, व्याख्या अगले वीडियो में।